रेडियो एक्टिविटी क्या है? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। तो जितना अपन ने काइनेटिक्स में पढ़ा था, जितना भी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, सारा यहाँ एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन। रेडियो एक्टिविटी क्या है? इट इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। बस समझो, इट इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच वन एलिमेंट चेंजेस टू अनदर एलिमेंट विद द एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन। ओके, तो अपन बात करते हैं कि यार रेडियो एक्टिविटी समझ में आ रहा है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो जैसे अपन ने कहा कि रेडियो एक्टिविटी एंड काइनेटिक्स, अगर अपन बात करें कि रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, तो जब रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना फर्स्ट ऑर्डर में पढ़े थे वो रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि जितना अपन याद करो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे, these are chemical kinetics and this रेडियो एक्टिविटी। इसमें देखते हैं क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या है देखते हैं। जैसे अपने काइनेटिक्स में पढ़ा ए रिएक्शन है, ए से बी कोई रिएक्शन है, तो यहां पे अपने याद करो क्या लिखते थे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए। ठीक है भाई, यहां पे आप याद करो माइनस डी ए बाई डी टी था, ये क्या था? दिस इज रेट ऑफ disappearance of A. This is the rate of disappearance of A. K, rate constant. A, remaining concentration of A. ये अपन ने कहां पढ़ा था? काइनेटिक्स में। अब अगर रेडियो एक्टिविटी है तो यहां पे अपन ने कहा कि रेडियो एक्टिविटी ए से बी है। ध्यान सुनना, अब क्या इसमें डिफरेंस है। यहां जो रेट कांस्टेंट के हुआ करता था, वहां ये क्या हो गया? लेमडा। और लेमडा का नाम रेट कांस्टेंट ना हो के क्या नाम हो गया? डीके कांस्टेंट। दिस इज डीके कांस्टेंट। ध्यान सुनना, जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है और जो काइनेटिक्स है वो एक केमिकल फिनोमिना है। उसमें केमिकल काइनेटिक्स में इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बट इसमें जो भी एलिमेंट चेंज हो रहा है वो न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहां पे अपन जो यहां माइनस डी ए बाई डी टी लिखते हैं, यहां पे उसका नाम क्या हो जाता है? माइनस डी एन बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। माइनस डी एन बाई डी टी, यहां पे माइनस डी ए बाई डी टी क्या था? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। यहां जो माइनस डी एन बाई डी टी है, दिस इज नोन एज एक्टिविटी। एक्टिविटी लैम्डा डी के कांस्टेंट एन, दिस इज अ रिमेनिंग न्यूक्लियाई ऑफ ए। देख लो भाई, क्या भाई यहां तक बात समझ आ रही है? अब इसके बाद अगर अपन बात करें, अब जितने फॉर्मूले अपन ने डिराइव किए थे काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर में, सारे यहां पे सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे। रेडियो एक्टिविटी बाजा समझो, यहां पे याद करो, यहां पे अपन ने लिख दिया कि भाई माइनस डी ए बाई डी टी के ए, यहां माइनस डी एन बाई डी टी लेमडा है। अब ध्यान से यहां से याद करो, इंटीग्रेट करके निकाले थे हम, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, याद होना चाहिए फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला अगर याद करो पढ़े थे, ए इक्वल टू ए नॉट बाई टू की पावर एन, काइनेटिक्स में पढ़े थे। थर्ड याद करो, टी इक्वल टू पढ़े थे एन इंटू टी हाफ, तो फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला पढ़े थे। फोर्थ
K इक्वल टू 2.303 बाई T क्या याद है? सारे फॉर्मूले यहां भी वैलिड है। देखो कैसे, यहां लिखोगे फर्स्ट जो यहां A था यहां क्या हो गया N, यहां A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये किसके बराबर होगा? N नॉट इज द इनिशियल न्यूक्लियाई e की पावर माइनस लेमडा टी। सेकेंड N इक्वल टू N नॉट बाई 2 की पावर N। थर्ड फोर्थ देख लो सारे फॉर्मूले सेम है, बस फर्क केवल A की जगह N है, A नॉट की जगह N नॉट है और K की जगह लेमडा है। क्या यहां तो समझ आ रही? देख लो अपन याद करो कि जो K है रेट कांस्टेंट, K क्या है भाई? रेट कांस्टेंट। K अपना रेट कांस्टेंट है, लेमडा डी के कांस्टेंट है। अगर हम बात करें यूनिट की तो याद करो जो K का यूनिट था, K का यूनिट वो ऑर्डर के हिसाब से चेंज होता था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो K का यूनिट क्या आता था? टाइम इनवर्स। तो इसका मतलब लेमडा का यूनिट क्या होगा? टाइम इनवर्स। यानी यूनिट ऑफ K जो होगा टाइम इनवर्स, यूनिट ऑफ लेमडा क्या होगा? टाइम इनवर्स। ठीक है भाई, एक तो बात समझ में आई, सबको बात समझ में आ रही? इसके बाद याद करो अपन कहते हैं कि जो K है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। K डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। अगर आपको याद हो K डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। और याद करो ये आर्हीनियस इक्वेशन फॉलो करता था, K इक्वल टू A e की पावर माइनस ये बाई RT। दिस फॉलो आर्हीनियस इक्वेशन, दिस इज आर्हीनियस इक्वेशन। क्लियर? लेमडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। लेमडा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, अपने आप होता है। यानी लेमडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। ठीक करो। एंड लेमडा इक्वल टू A e की पावर माइनस लेमडा टी ए बाई आर टी। लेमडा इक्वल टू A e की पावर माइनस ए बाई आर टी is not valid here. क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर अब सही हो गया? अभी वापस आया नहीं। है? क्या है? मजा नहीं आ रहा क्या? हो गया? अच्छा हुआ जो तो अपन क्या बात कर रहे थे कि अगर अपन बात करें कि दिस आर आर्हीनियस इक्वेशन, दिस इज वैलिड ओनली फॉर काइनेटिक्स। अगर अपन ये लिख दें दिस इज नॉट वैलिड, ध्यान रखना भाई, आर्हीनियस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस। इसके बाद अगर आपको याद हो, इसके बाद हम लोग यहां पे
काइनेटिक्स में पढ़े थे, जितना काइनेटिक्स में पढ़े थे पहले वो निपटा लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। याद करो काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़े थे, सीरीज रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, एग्जैक्टली यहां भी होंगी। तो जैसे अपन बात करें केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल रिएक्शन की, कि पैरेलल रिएक्शन क्या होती थी। याद करो केमिकल काइनेटिक्स में अपन पढ़ते थे कि यार ए से बी और ए से सी मिला, यहाँ रेट कांस्टेंट क्या था K1, यहाँ K2। तो अगर उसे आप फॉर्मूला याद हो तो K1 प्लस K2 की वैल्यू आती थी 2.303/T, यानी जो K इफेक्टिव है दिस इज K1 प्लस K2। इसके बाद आपको याद हो B/C आता था K1/K2। तो परसेंटेज ऑफ B अगर निकालना होता था तो लिखते थे K1 प्लस K2 इंटू 100। याद करो, ये काइनेटिक्स में पढ़ते थे हम। इसी तरह अगर अपन बात करें कि यहां से जो A होगा, A वो आएगा A0 e की पावर माइनस K इफेक्टिव यानी K1 प्लस K2 इंटू T, दिस इज A, बचा हुआ कंसंट्रेशन। तो यहां से याद करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आता था वो आता था अल्फा इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू दिस अल्फा। इससे आपको अगर याद हो हमने B और C का कंसंट्रेशन निकाला था, तो B का वैल्यू जो आता था K1 प्लस K2 A0 1 माइनस e की पावर K1 प्लस K2 इंटू T, दिस इज B। एंड C K1 प्लस K2 A0 C की पावर माइनस, आप याद करो ये पढ़े थे B और C कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली सेम किसमें होगा, रेडियो एक्टिविटी में। देख लो आप रेडियो एक्टिविटी में क्या होगा, जैसे बोले कि A से B और C, यहां क्या होगा, उस बार K की जगह क्या हो गया लैम्डा 1, यानी K जो अपन K की बात कर रहे थे वो कहेंगे लैम्डा इफेक्टिव जो आएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। यानी फॉर्मूले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू N0 इज द इनिशियल न्यूक्लियाई ऑफ A एंड N इज द रिमेनिंग न्यूक्लियाई। इससे अपन ने B/C का रेशियो लिख देंगे लैम्डा 1/लैम्डा 2। परसेंटेज ऑफ B जो आएगा लैम्डा 1/लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 100। इस तरह परसेंटेज ऑफ C आ जाएगा देख लो। क्या बात समझ में आ रही, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। काइनेटिक्स आती हो, रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड एकदम। क्या बात समझ रही। अगर इसका टी हाफ निकालना हो, याद करो टी हाफ क्या लिखोगे 0.693 K1 प्लस K2। इसका टी हाफ 0.693 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। एक टर्म और डिफाइंड होता है टी एवरेज, दिस इज 1/K, वन बाई लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी हाफ। दिस इज टी एवरेज।
क्या बात समझ में आ गई? तो हो गया पैरेलल रिएक्शन। अगर अपन बात करें सीरीज रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी। अगर अपन सीरीज रिएक्शन की बात करें तो याद करो, सीरीज रिएक्शन में काइनेटिक्स में पढ़े थे ए से बी से सी, K1 K2। तो यहां पे लिखते थे माइनस dA/dt इक्वल टू K1A एंड dB/dt इक्वल टू K1A माइनस K2B, अगर आपको याद हो। तो यहां से हम फॉर्मूला निकाले थे, A का वैल्यू तो सीधे आ जाता था A0 e की पावर माइनस K1T, और B में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी। पूरा सॉल्व किए थे काइनेटिक्स में, इससे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से अपन B का वैल्यू सॉल्व करते थे। तो अगर आपको याद हो तो B का जो वैल्यू आता था, B का वैल्यू ये आता था। B का वैल्यू देखो, K1A0 by K2 minus K1 e की पावर माइनस K1T माइनस e की पावर माइनस K2T, दिस इज B। एक और इसमें निकाले थे द टाइम, अगर आपको याद हो, द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ B विल बी मैक्सिमम। तो उसके लिए पूरा अपन काइनेटिक्स में याद करो किए थे, d/dt 0 पुट किए, फिर उससे T निकाले। तो जो टाइम आता था वो आता था 1 by K2 माइनस K1 ln K1 by K2, दिस इज टाइम। क्या बात समझ मेरी? देख लो। इसके बाद B मैक्स निकाले थे, B मैक्स। तो B मैक्स जो आया था A0 K1 by K2 का पावर K2 by K2 माइनस K1, दिस इज B मैक्स। एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो होगा रेडियो एक्टिविटी में। मतलब कि अगर A से B C लैम्डा, A से B से C सीरीज रिएक्शन, तो यहां λ1, यहां λ2। तो जो A का n आएगा वो आएगा n0 e की पावर माइनस λ1t, दिस इज n। ये n क्या है? रिमेनिंग न्यूक्लियर ऑफ A। एंड अगर अपन बात करें dB/dt के लिए तो लिखोगे λ1A माइनस λ2B, और सॉल्व करोगे तो जो B आएगा दिस इज B। वही है, पूरा काइनेटिक्स है। अगर इससे टाइम निकालो, टाइम कौन सा टाइम है जिसके लिए B का न्यूक्लियाई मैक्सिमम होगा, ये आएगा 1 by λ2 माइनस λ1 ln λ1 by λ2। देख लो, कोई बात समझ में आ रही? देख लो। कोई बात समझ में आ रही? सबको देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर यहां NB मैक्स निकालें, NB मैक्स, तो ये आएगा NB मैक्स λ1 by λ2 n0 की पावर λ2 माइनस λ1। देख लो, तो ये हो गया अपना क्या बात समझ में आ गई? दिस इज अ सीरीज रिएक्शन।
पैरेलल रिएक्शन हो गई, सीरीज रिएक्शन हो गई। सबको बात समझ में आ रही है? ये करेंगे। हेलो, हाँ देखिए, तो अपन क्या बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे सीरीज रिएक्शन में। सीरीज रिएक्शन में अपने कहा कि भाई ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। अगर अपन बात करें कि किस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने पूरा डिराइव किया था कि जो टी आएगा, टी या टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी मैक्सिमम, इसके लिए अपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था पूरा, डी बाई डी टी जीरो पुट किए थे, फिर टाइम आया था, तो फॉर्मूला आया था 1 बाई K1 माइनस K2 ln K1 बाई K2। इस टाइम के लिए B क्या होता? मैक्सिमम। और फिर B मैक्स निकाले थे, काइनेटिक्स में पूरा डेरिवेशन किए थे इसका, तो B मैक्स जो आया था वो आया था K1 बाई K2 का पावर K2 बाई K2 माइनस K1 A नॉट। एग्जैक्टली रेडियोएक्टिविटी में वैलिड, रेडियोएक्टिविटी में अपन लगा सकते हैं इसको। देखो कैसे रेडियोएक्टिविटी, मान लो आपने कहा कि ए से बी से सी, यहाँ क्या है भाई λ1, यहाँ क्या है λ2। तो यहां से याद करो, लिखे थे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू λ1 एन ए माइनस प्लस डीवी बाई डी टी इक्वल टू λ1 एन ए माइनस λ2 एन बी। पूरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के यहां से याद करो, एन बी की वैल्यू जो आई थी वो आई थी λ1 एन नॉट डिवाइडेड बाई λ2 माइनस λ1 ई की पावर माइनस λ1 टी चेंज किया था। और इसके लिए भी टाइम अगर बात करें तो टाइम सेम λ1 माइनस λ2 ln λ1 बाई λ2 इज अ टाइम एट विच वी विल बी मैक्सिमम। देख लो भाई, तो ये हो गया अपना सीरीज रिएक्शन एंड पैरेलल रिएक्शन। जेई में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इसलिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। अब अपन बात करते हैं, ये काइनेटिक्स वाला पार्ट जो है वो आपका निपट गया। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता? सपोज अपन एक क्वेश्चन की बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे बोले कि ए से बी फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, ये रेडियो एक्टिव है, ए इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसका मान लो टी हाफ तुम्हें गिवन है 10 डेज, ठीक है भाई। फाइंड the percentage decay at t equal to 30 days। आपको बताना है कि कितना परसेंट डिके कर जाएगा 30 दिन के बाद। तो क्या अपन फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला जानते हैं? टी इक्वल टू एन टी हाफ, टी इक्वल टू एन टी हाफ जानते हैं। टी कितना है 30, एन टी हाफ कितना है 10, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3। अपन फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला जानते हैं कि n इक्वल टू एन नॉट बाई 2 की पावर n होता है, यानी n नॉट बाई 2 की पावर 3, यानी n नॉट बाई 8। ये रिमेनिंग है, जैसा रिमेनिंग। अगर हम परसेंटेज रिमेनिंग निकालें तो क्या लिखेंगे? n बाई n नॉट इंटू 100, यानी दिस इज 100 बाई
चेक करो कितना आएगा ये आएगा 12.5%। देख लो 12.5%। तो क्या परसेंटेज डीके निकाल सकते हो? ये देख लो भाई, जो भी आएगा देख लेना, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाई रेडियो एक्टिविटी न्यूमेरिकल पार्ट तो इससे हो जाएगा। बात करते हैं कि भाई अल्फा बीटा गामा क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फा पार्टिकल कि भाई अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल देख बात समझो, जैसे अपने को पता है हीलियम एटम होता है, हीलियम। अगर हम हीलियम एटम की बात करें, होता क्या है देखो, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही बचेंगे? क्या इसको अपन कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम? दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम और इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। चेक करो, यानी अल्फा पार्टिकल क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट। चेक करो, क्योंकि ये न्यूक्लियस है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट। देख लो भाई, अभी केवल हम बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल है क्या, तो अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट। क्लियर? इसमें देख लो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसको डिनोट करने का अगर तरीका देखा जाए तो इट इज डिनोटेड बाई 2He4। देख लो, अब देखो बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल, अगर बीटा पार्टिकल देखा जाए कि भाई बीटा पार्टिकल क्या है, तो बात जरा समझना। बीटा पार्टिकल बेसिकली 2 प्रकार से होता है, बीटा माइनस बीटा प्लस। अगर कुछ ना लिखा हो तो बीटा माइनस मानते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज अ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का मतलब बीटा माइनस। बीटा पार्टिकल की बात की जाए तो अपन कहेंगे इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां था जो बीटा पार्टिकल एमिट हो गया? तो बात समझना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, लेकिन जो बीटा पार्टिकल का ओरिजिन हो रहा है वो न्यूक्लियस से होता है। कैसे होता? क्या है कि जैसे न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ब्रेक होता है तो इसके साथ एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है। चेक करो भाई, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। देख लो, ये बात समझ आ रही? देख लो, तो ये बात समझ में आ गया। क्लियर है भाई? अगर न्यूक्लियस का प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाता है तो इससे पॉजिट्रॉन एमिट होता है। कई बात समझ आ रही? और इससे न्यूट्रिनो एमिट होता है। ये एनर्जी है, एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही? तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे डिनोट किए जाते हैं? जैसा बीटा माइनस, जैसा बीटा प्लस। दोनों में क्या है? -1 +1 चार्ज का डिफरेंस है। ये बीटा पार्टिकल हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें कि गामा पार्टिकल क्या होते हैं, गामा पार्टिकल, जो गामा पार्टिकल्स होते हैं, बात समझना, गामा पार्टिकल बेसिकली क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी। ये
बेसिकली ये एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहली बात, जब किसी एलिमेंट से गामा पार्टिकल एमिट होता है तो उसके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता। देख लो भाई, क्या बात समझ आ रही? तो अब देखो कि अगर इसके एटॉमिक, तो होता क्या एग्जैक्टली में, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास है, ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो इसकी एनर्जी मान लो 100 किलो जूल है, और जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में आया और इसकी एनर्जी हो गई मान लो 60 किलो जूल, इसका मतलब 40 किलो जूल का गामा पार्टिकल एमिट कर गया। समझ आ रहा है? मतलब गामा एमिट करना मतलब एनर्जी एमिट की, और इसका मतलब ड्यूरिंग गामा एमिशन न्यूक्लियाई रिमेन्स अनचेंज, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास है, ये तो हो गया। अपन ने थोड़ा सा बात किया कि यार अल्फा बीटा गामा होते ही क्या है एग्जैक्टली में। अब अपन बात कर रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है, किसकी स्पीड ज्यादा? तो बिकॉज जो गामा पार्टिकल है वो तो रेडिएशन है, लाइट की स्पीड से चलते हैं, यानी स्पीड की अगर बात करें गामा बीटा अल्फा, दिस स्पीड, ठीक है भाई। इसके बाद अगर अपन बात करें आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजेशन पावर, तो आयोनाइजेशन पावर, तो आयोनाइजेशन पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइज करेगा, दैट इज आयोनाइज करेगा, यानी किसका ज्यादा? देख लो भाई। इसके बाद अपन बात करें पेनिट्रेटिंग पावर। अगर अपन बात करें पेनिट्रेटिंग पावर, तो पेनिट्रेटिंग पावर, यार स्पीड किसकी ज्यादा है? गामा की, तो पेनिट्रेटिंग पावर भी गामा बीटा अल्फा। क्या यहां से बात समझ आ रही? देख लो, इसके बाद अपन बात करें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां पे अपन ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, इससे अल्फा बीटा गामा एमिट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ माइनस टर्मिनल, तो क्या इससे अल्फा बीटा गामा निकले? अल्फा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या पॉजिटिवली चार्ज निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, यानी अल्फा बीटा, अट्रैक्शन फोर्स अल्फा में ज्यादा होगा, और गामा में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए गामा कहां चला गया? सीधे। देख लो भाई, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अपन बात करें इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बात जरा समझना। अगर अपन बात करें कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल टू Q B क्रॉस B। तो ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो Q पे डिपेंड कर रहा है, तो जिसका ज्यादा चार्ज वो ज्यादा डेविएट करता है, तो इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अल्फा जो होगा वो ज्यादा डेविएट करेगा, ठीक है, और फिर बीटा फिर गामा, यानी इफेक्ट जो होगा सबसे ज्यादा, मतलब इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल मोर डेविएशन टेक्स प्लेस। क्या बात समझ में आ रही? अब जरा बात समझी जाए कि यार ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसमें अल्फा बीटा गामा पार्टिकल एमिट हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्यों अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलता रहता है? क्योंकि दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो अपने आप एमिट होता है। तो क्यों होता है? तो आप समझो, क्या कुछ भी आदमी काम करता है, कुछ भी करता है, क्या अपने आप को स्टेबल करने के लिए?
तो जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता है वो क्या होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। समझो, अगर कोई एलिमेंट स्टेबल है तो अल्फा बीटा गामा एमिट नहीं करता, लेकिन अगर वो अनस्टेबल है तो अल्फा बीटा गामा तब तक एमिट होते रहते हैं जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। कई बात समझ में आ रही? तो ऐसा सोचो कि अपन अब बात करेंगे थ्योरीज ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की थ्योरी, कैसे कैसे अपन स्टेबल बताएं एलिमेंट को। तो जो स्टेबिलिटी की थ्योरी है वो 3 प्रकार की है, बस समझना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे जो पहली थ्योरी है दैट इज इवन ऑड थ्योरी। सब एक्सपेरिमेंटली है, सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। तो इवन ऑड थ्योरी क्या है समझा जाए। इवन ऑड थ्योरी, तो ये देखा गया कि अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, अगर न्यूट्रॉन इवन है और ये भी इवन है, न्यूट्रॉन इवन, प्रोटॉन इवन, तो लगभग लमसम 165 एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। अगर ये इवन एंड ये ऑड, तो 55 एलिमेंट जो होंगे वो स्टेबल कंडीशन पे होते हैं। अगर यहां ऑड और ये इवन, लमसम 50 एलिमेंट जो होंगे वो स्टेबल होंगे। और अगर दोनों ऑड हो जाएं तो ये 5 एलिमेंट होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, बाकी सारे अनस्टेबल हैं। और 5 एलिमेंट कौन कौन से आपको बता दें। ये एलिमेंट है, जो 5 एलिमेंट हैं जो स्टेबल होते हैं, देख लो। तो ये बात समझ मेरी, दिस इज द इवन ऑड थ्योरी। इसके बाद आता है मैजिक नंबर थ्योरी। मैजिक नंबर, अभी वो क्या, मैजिक नंबर क्या है? तो सिंपल, कुछ नहीं, क्या देखा गया कि अगर किसी एलिमेंट में न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या दोनों इक्वल टू मैजिक नंबर हो तो वो एलिमेंट स्टेबल पाया गया, तो उसको नाम दे दिया गया मैजिक नंबर थ्योरी। तो मैजिक नंबर होते क्या हैं? 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। ये मैजिक नंबर्स हैं, कुछ वेरिएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखा गया कि एलिमेंट हैविंग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बोथ इक्वल टू दिस नंबर, एंड दिस नंबर आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स, ठीक है। यानी फिर समझो, एलिमेंट्स हैविंग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बोथ इक्वल टू मैजिक नंबर विल बी स्टेबल, दिस इज नोन एज मैजिक नंबर थ्योरी। क्या ये बात समझ आ गई? सेकंड थ्योरी समझ में आ गई। जो थर्ड है थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज N/P रेशियो थ्योरी। N/P रेशियो, N/P रेशियो। तो ये देखा जाता है N/P रेशियो में, देखो होता क्या एग्जैक्टली में, N वर्सेस P में ग्राफ बनाया जाए। अगर कहा गया कि इफ Z लेस देन 20, यानी अगर एटॉमिक नंबर 20 या 20 से कम है तो दिस इज N इक्वल टू P लाइन। तो ये देखा गया कि अगर 20 है तो N/P की वैल्यू 1 होगी, लमसम 1 होती है, जिससे एलिमेंट क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो यहां से ये हो जाता है यहां तक, दिस इज N/P 1 आया। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए अपने को न्यूट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, यानी स्टेबल के लिए N/P का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी इफ Z ग्रेटर देन 20 देन N/P
increases and ये जाता है up to 1.52 for bismuth। 1.52 किसके लिए होता है? बिस्मथ के लिए। यानी यहां से ग्राफ एक कर्व लेना स्टार्ट करता है ये, एंड इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। दिस इज स्टेबिलिटी बेल्ट। और ये देखा जाता है कि अगर किसी एलिमेंट का n/p रेशियो, अगर किसी एलिमेंट का n/p रेशियो इस स्टेबिलिटी बेल्ट में आता है तो एलिमेंट स्टेबल होता है, और अगर n/p इसके बिलो या एबव होता है तो वो अनस्टेबल होता है, और स्टेबल होने के लिए फिर अल्फा बीटा गामा एमिट करता है। क्या भाई सबको बात समझ में आ रही? यानी if n/p ratio of any element lies between the stability belt, then element will be stable. If n/p ratio of any element lies below or above the stability belt, then element will be unstable. And for stability, emission takes place. क्या ये सबको बात है? And for stability, following emission takes place. कौन से अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारे एक एक करके पढ़ते हैं। नोट कर लिए? नोट कर लेना कि if n/p ratio of element lies between the stability belt, then element will be stable. If n/p ratio of any element lies below or above the stability belt, then element will be unstable. And for stability, following emission takes place. सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा एमिशन। क्या होता है अल्फा एमिशन में? अल्फा एमिशन, अगर अल्फा एमिशन की बात की जाए तो एक एग्जाम्पल से तुम्हें सब क्लियर होगा। 92U238 लिया और इससे बना दिया 90EH234 और प्लस अल्फा पार्टिकल निकला। चेक करो, यहां पे अगर n/p निकालो, n/p तो n/p क्या आएगा भाई? 238 माइनस 92/92, तो ये निकालोगे तो आएगा 1.58। 1.58। यहां n/p अगर निकालो, यहां n/p निकालो तो 234 माइनस 90/90 सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1.6। इसका मतलब बताओ n/p बढ़ा घटा? बढ़ गया। n/p बढ़ गया। आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे कि स्टेबिलिटी बेल्ट में n/p कहां तक बढ़ता है? 1.52 तक, और बिस्मथ के लिए सबसे स्टेबल होता है। इसका मतलब इसका 1.58 आया, इसका मतलब क्या स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर और चला गया? और ऐसे देखो कि यार ये स्टेबिलिटी बेल्ट के ऑलरेडी ऊपर था और अल्फा पार्टिकल निकल गया तो और बढ़ गया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि तो अल्फा पार्टिकल निकलने से न्यूक्लियाई और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। चेक करो, यानी ऐसा समझो, whenever an alpha particle is emitted, nuclei becomes more unstable, and for stability, beta emission will take place. मतलब after every alpha emission, beta particle must be emitted. अगर फाइनल स्टेबल हो गया है तो इसमें मत कहना कि बीटा नहीं निकला, ये स्टेबल नहीं है। तब की बात है जब फाइनल स्टेबल हो गया है। क्या बात समझ में आ रही? तो इसमें कहेंगे कि यार इन केस ऑफ अल्फा एमिशन n/p रेशियो बताओ भाई बढ़ रहा है घट रहा है? n/p रेशियो इंक्रीजेस। क्या बात समझ में? अपन कहेंगे कि whenever an alpha particle is emitted, atomic number decreases by 2 unit and atomic mass decreases by 4 unit. क्या बात समझ आ रही? एक तो ये बात क्लियर करो। एक होता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है कि जो एक देखो, दिस अ पेरेंट न्यूक्लियाई, दिस अ डॉटर न्यूक्लियाई, दिस अ पेरेंट, दिस अ डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये बोलते हैं कि डॉटर न्यूक्लियाई की पोजीशन
पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे चेंज होती है, दिस इज नोन एज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो क्या हम कहेंगे कि अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 2 से कम हो गया, यानी क्या डॉटर न्यूक्लियाई पेरेंट न्यूक्लियाई के रेस्पेक्ट में पीरियोडिक टेबल में 2 यूनिट लेफ्ट साइड खिसक जाएगा। क्लियर करो, यानी कि इन केस ऑफ अल्फा एमिशन द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म इज शिफ्टेड 2 पोजीशन लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल विद रेस्पेक्ट टू पेरेंट्स न्यूक्लियाई। क्या ये बात समझ आ रही? इसका मतलब अपन ने कहा कि यार पीरियोडिक टेबल में जो भी डॉटर न्यूक्लियाई बना है तो यूनिट पीछे आ जाएगा, दिस इज नोन एज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो क्या अल्फा एमिशन क्लियर हो रहा है कि अल्फा एमिशन में क्या क्या होता है? ओके, इसके बाद अपन बात करेंगे बीटा एमिशन। अगर बीटा एमिशन की बात की जाए कि बीटा एमिशन होता क्या है, तो आपको हम बताए थे बीटा एमिशन में बेसिकली होता क्या है कि जो न्यूट्रॉन है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन में, और एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है। सामने दिख रहा है, देखो एटॉमिक नंबर यहां क्या था 0, यहां क्या हो गया 1, यानी क्या इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ता है। n/p अगर चेक करो तो क्या इसमें चेक करो n/p अगर देखो तो क्या ऐसे नहीं लग रहा है इसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, यानी p बढ़ जाता है। तो जब p बढ़ जाता है तो n/p, देख लो भाई, तो n/p क्या हो जाता है इसमें घट जाता है। चेक करो क्या यहां से बात समझ में आ रही? अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि 6C14 से 7N14, दिस एग्जाम्पल, यहां n/p कितना है 14 - 6/6, यानी कितना हो गया 8/6, 4/3 यानी 1.33। ठीक है, यहां पे n/p देखो 1, यानी n/p क्या हो गया, घट गया, यानी इन केस ऑफ बीटा एमिशन n/p डिक्रीजेस। एक तो बात समझिए, फिर आएंगे इन केस ऑफ बीटा एमिशन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एंड एटॉमिक मास रिमेन सेम। अगर हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करें तो द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म ड्यूरिंग द बीटा एमिशन shifted 1 position right in periodic table with respect to parent nuclei। क्या बीटा एमिशन समझ में आ रहा है सबको? तो बीटा एमिशन में n/p क्या होता है, घटता है। अगर बीटा एमिशन में n/p घट रहा है, इसका मतलब सोचो क्या अगर रियल में बिगिनिंग में जो न्यूक्लियाई होगा अगर वो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर है तो क्या बीटा एमिट करके वो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएगा? देखो गामा एमिशन आपको हम पहले बता चुके हैं, गामा एमिशन में कोई न्यूक्लियस में चेंज नहीं आता, कोई एटम उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कांस्टेंट रहता है, इसके n/p चेंज नहीं होता। इसके बाद अपन बात करते हैं अल्फा बीटा गामा के बाद पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन, अगर पॉजिट्रॉन एमिशन की बात की जाए तो देखो होता क्या है इसमें कि जब कभी 1 प्रोटॉन न्यूक्लियस का प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है। क्लियर करो, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या प्रोटॉन क्या हो रहा है, घट रहा है और न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, यानी n/p क्या होगा, बढ़ेगा। n/p क्या होगा इसमें, बढ़ेगा। और देखो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा था, यहाँ 1 था, यहाँ क्या 0, यानी एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है इसमें, डिक्रीज हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही? जैसे एग्जाम्पल देखें 11Na22 से ये देखो, अगर इसका n/p देखो, यहां क्या था, n/p क्या था 1, और यहां इसका n/p कितना है, यानी n/p क्या हो गया है, बढ़ गया। यानी इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन एमिशन n/p इंक्रीजेस, इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन एमिशन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाई, इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन एमिशन atomic number decreases by 1 unit. In case of positron emission, atomic number decreases by 1 unit and atomic mass remains same. क्लियर करो,
अगर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करें तो इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन एमिशन द डॉटर न्यूक्लियाई इज शिफ्टेड वन पोजीशन लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल विद रेस्पेक्ट टू पैरेंट न्यूक्लियाई। इसके बाद आता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो बात जरा समझो कि के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस देन इट इज नोन एज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्योंकि न्यूक्लियस के नियरेस्ट कौन सा शेल होता है? के। तो व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस इज नोन एज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या ये बात समझ में आ रही? तो के शेल का जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कैप्चर करता है तो उसको के इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं। अब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो कहते हैं भाई ये कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने खींच लिया तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मतलब बीटा पार्टिकल। समझो तो होगा क्या कि जो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन जो अपना न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है वह समझो जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन है जब वो बीटा पार्टिकल से कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा? यानी क्या हो रहा है? प्रोटॉन घट रहा है, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। तो n बाई पी क्या होगा? क्यों? क्या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में चेंज हो गया? यानी प्रोटॉन घट गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया, n बाई पी बढ़ गया। दूसरा एटॉमिक नंबर 1 से 0 यानी एटॉमिक नंबर घट गया। एक यूनिट से एटॉमिक नंबर क्या हो गया? घट गया। देख लो तो अगर एक यूनिट से एटॉमिक नंबर घट गया, जैसे एग्जाम्पल ये देखो, देख लो तो इसका मतलब n बाई पी एक तो बढ़ा, दूसरा एटॉमिक नंबर एक यूनिट से घट गया तो पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन लेफ्ट साइड के सक गया, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो देखो सारे एमिशन पढ़ने के बाद ये रियलाइज हुआ कि यार n बाई पी सब में बढ़ता है, एक को छोड़ के। किस में घटता है? बीटा एमिशन में। बीटा एमिशन में n बाई पी घटता है, बाकी हर एमिशन में n बाई पी बढ़ता है। जेई में जो क्वेश्चन आया है आज तक वो बीटा एमिशन पे ही आया। कैसे क्वेश्चन आता है देखो, बोला कि क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन था कि 13Al 27 ये स्टेबल है, दिस इज स्टेबल न्यूक्लियाई। अगर ये स्टेबल है इसका मतलब इसका n बाई पी अपने स्टेबिलिटी बेल्ट में है। तो बोला कि जो 13Al 29 है ये क्या एमिट कर सकता है? चेक करते हैं। इसका n बाई पी अगर निकालें तो 27 माइनस 13 बाई 13 14 बाई 13 ये स्टेबल है, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी बेल्ट में लाई कर रहा है। इसके बाद इसका अगर n बाई पी निकालें (16 बाई 13) यानी क्या ये अनस्टेबल? क्या ये यहां जाना चाहेगा? तो घटाना चाहेगा या बढ़ाना चाहेगा? घटाना चाहेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी यहां जाने की होगी। तो n बाई पी को क्या करना चाहेगा? घटाना चाहेगा। और n बाई पी घटाने के लिए केवल एक जगह n बाई पी घटता है, वो क्या है? बीटा एमिशन। यानी कौन सा पार्टिकल एमिट करेगा? बीटा पार्टिकल। देख लो भाई।